किराना हिल्स। आजकल ये नाम बहुत फेमस हो रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन इसी किराना हिल्स नाम की पहाड़ी के नीचे स्टोर करके रखा है। इस बात ने तेजी तब पकड़ी जब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी कि इंडियन आर्मी ने किराना हिल्स के एक एंट्रेंस पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया है। Their military sites were damaged, their Chinese air defense systems failed completely, their drone attacks were thwarted, and it was a big win for the Indian forces. और इस वजह से वहां रखे न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट होने लगे हैं। अब दोनों ही देशों की आर्मी ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि अगर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन किराना हिल्स में स्टोर करके रखा है तो इंडिया ने कहाँ रखा होगा? चलिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। देखिए, न्यूक्लियर वेपन को स्टोर करना दुनिया का सबसे सिक्योर और कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। चूंकि न्यूक्लियर वेपन बेहद खतरनाक होता है, इसलिए दुनिया भर के देश इस वेपन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेहद गुप्त और मजबूत प्रोटोकॉल बनाते हैं। उन्हें बस ऐसे ही कहीं रख नहीं देना होता है। ये एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में रखा जाता है, जो या तो मिलिट्री बेसेस में होते हैं या तो बिल्कुल आइसोलेटेड सिक्योर जोन में। बहुत सारे देशों ने तो ज़मीन के नीचे बंकर बनाकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर करके रखे हैं। अभी आपने किराना हिल्स का जो उदाहरण सुना, वो ऐसा ही एक स्टोरेज यूनिट का था। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो उसे पूरा असेंबल करके एक साथ एक जगह नहीं रखा जाता है। पीस या शांति के वक्त इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, ताकि गलती से भी ये वेपन डेटोनेट ना हो जाए, खास करके वो हिस्सा जिसमें प्लूटोनियम या यूरेनियम होता है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या कोई देश वॉर में होता है, तो उस वक्त इन सभी पार्ट्स को मोबिलाइज करके एक जगह लाया जाता है और उन्हें असेंबल किया जाता है। लेकिन कुछ एक वॉरहेड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा न्यूक्लियर एनेबल्ड होते हैं। उन्हें भारी सुरक्षा में रखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन को जिस कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, उसमें एडवांस सर्विलांस सिस्टम होता है, जैसे कैमरा, मोशन डिटेक्टर और इंफ्रारेड स्कैनर। इसके ऊपर भी इस सिक्योरिटी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग मैकेनिज्म और परमिसिव एक्शन लिंक्स का यूज़ होता है। यह एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस होता है जिसे न्यूक्लियर वेपन के अनऑथोराइज्ड यूज़ को रोकने के लिए किया जाता है। ये कोड सिस्टम पर काम करता है। जैसे आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन उससे कई गुना अधिक सिक्योर। अब जल्दी से समझते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है। न्यूक्लियर बॉम्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फिजन बॉम्ब और दूसरा फ्यूजन बॉम्ब। फिजन बॉम्ब क्या होता है? देखो, फिजन बॉम्ब को ही एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को और भी छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इस न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में सारी घटना इस न्यूक्लियस के अंदर ही घटती है। अब न्यूक्लियस होता तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर एटम का लगभग 99% मास और एनर्जी स्टोर होता है। तो होता यह है कि फ्यूजन बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई को तोड़ा जाता है, टूटने के बाद इसमें से बस वो स्टोर्ड एनर्जी ही रिलीज नहीं होती, बल्कि और भी अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आगे चेन रिएक्शन के थ्रू लगातार न्यूक्लियाई बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, जिससे ये प्रोसेस बहुत कम समय में बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज करता रहता है। इसी से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वो एटॉमिक बॉम्ब ही था, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक इसी का उल्टा होता है फ्यूजन। अब फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियाई जैसे कि ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन के फॉर्म्स हैं, को जब बड़े न्यूक्लियाई जैसे कि हीलियम में मिलाते हैं तो यह इनॉर्मस एनर्जी रिलीज करते हैं। हमारा जो सूरज है वो भी अपनी एनर्जी इसी प्रोसेस से बनाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब को हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब से भी अधिक ताकतवर होते हैं। अब बात करते हैं कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो होता क्या है। क्या होता है यह हम उस बात से समझते हैं कि पूर्व में क्या हो चुका है। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिरा। यह कुल 15 किलोटन का था, लेकिन जब यह बॉम्ब गिरा तो इससे 1200 फीट ऊंचा
आग का गोला निकला, जिसका कि सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री था। यह उतना ही तापमान है जितना सूरज के सतह पर होता है। इसके नज़दीक हर चीज़ जलकर खाक हो गई, यहाँ तक कि ब्लास्ट के समय 850 फीट दूर एक युवक सीढ़ियों पर बैठा था। धमाके के बाद उठे फायरबॉल की हीट की वजह से उसकी परछाई हमेशा के लिए वहाँ की सीढ़ियों पर छपी रह गई। थोड़ी देर में यह फायरबॉल एक फायर स्टॉर्म में बदल गया, जिसका डायमीटर लगभग 3.5 किलोमीटर का था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाया और राख कर दिया। यह न्यूक्लियर वेपन के इतिहास में सबसे दर्दनाक हादसा था, जिसने एक साथ 3.5 लाख से भी अधिक लोगों को मार डाला। आज दुनिया भर में कई देश हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन बहुत सारे देश इस न्यूक्लियर पावर के पहले इस्तेमाल से बचते हैं। यह वेपन इतना खतरनाक है कि पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की ताकत रखता है। शायद इसी को देखते हुए भारत और चीन जैसे देशों ने स्ट्रिक्टली नो फर्स्ट यूज जैसी पॉलिसी अपनाई है। नो फर्स्ट यूज एक प्लेज होता है जिसके तहत देश ये तय करते हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जरूरी नहीं कि सारे देश ऐसा प्लेज करें। जैसे पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्लेज नहीं किया है। यह पूरी तरीके से उस देश की मिलिट्री स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल सिचुएशन और उसके आसपास के खतरे को देखते हुए तय किया जाता है। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन इतना खतरनाक क्यों होता है और क्यों इसके पार्ट्स को अलग अलग करके सिक्योर जगहों पर रखा जाता है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों दुनिया के बड़े देश जो कि न्यूक्लियर पावर हैं, वो नो फर्स्ट यूज़ को इतना तवज्जो देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप तक ऐसी और भी वीडियोस पहुंचती रहें। लेट पीस प्रिवेल।